दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। द रूरल प्रेस डॉट इन देख रहे हैं आप। देश और दुनिया भयंकर महामारी की चपेट में है। ताले जड़े हुए हैं स्कूल कॉलेजों की बिल्डिंग्स पर, लेकिन बच्चे जो हैं वो घरों में कैद हैं। घरों से उन्हें पढ़ाई करनी है। अ, बंद कमरों से उनकी पढ़ाई चल रही है। लॉकडाउन के बीच पेरेंट्स क्या सोचते हैं, स्कूल जो एसोसिएशन है वो बच्चों के लिए क्या करना चाहता है, प्रशासन किस प्रकार से इन चीजों पर नजर बनाए रखे हुए है। इन तमाम विषय पर चर्चा करने के लिए खास कार्यक्रम अदालत पालक और संचालक के साथ में आदित्य त्रिपाठी आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। हमारे पैनलिस्ट में हमारे साथ अनुराग अग्रवाल जी हैं, संचालक भी नमस्कार। हैं स्कूल के और राजनीतिक विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं। दिनेश शर्मा जी मेरे साथ हैं, छत्तीसगढ़ नमस्कार। पेरेंट्स एसोसिएशन से मेरे साथ है। पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार काम कर रहा है बच्चों के भविष्य के लिए कि किस प्रकार से लॉकडाउन के बीच बच्चों की जो शिक्षा है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनकी कुछ दलीलें हैं, तो आइए उनसे बात करेंगे कि किन विषयों पर वो अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले दिनेश जी, मेरा आपसे यही सवाल होगा कि जो दावे किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, कोर्ट के आदेश के बाद कि लॉकडाउन में जो बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी घरों से, तो कितना बच्चों तक ये चीजें पहुंच पा रही हैं? स्कूल प्रशासन जो है वो कितना इन चीजों को बच्चों तक पहुंचा पा रहा है? और एक पेरेंट्स होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार तो दोहरी मापदंड, दोहरी नीति अपनाती है। एक तरफ अभिभावकों का पक्ष लेते हुए बयान जारी करती है कि हम स्टूडेंट और अभिभावकों के पक्ष में हैं, और दूसरी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको वो लागू नहीं करा पाती स्कूलों के द्वारा। आदेश तो जारी कर देती है परंतु स्कूलों के द्वारा लागू नहीं करती, और निजी स्कूल उसका गलत उपयोग करते हुए एक मनमानी ढंग से अभिभावकों और स्टूडेंट पे प्रताड़ना करते हैं। जैसे अभी हाई कोर्ट का एक आदेश आया है जो कि ट्यूशन फीस से संबंधित है। उस ट्यूशन फीस से संबंधित जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी स्कूल अभिभावकों पर दबाव नहीं डालेगा। उसके बावजूद अभिभावकों पर लिखित में, ईमेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा या मौखिक रूप से बोल के निजी स्कूलों द्वारा दबाव डाला जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत हम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमको आयोग तक जाना पड़ा, बाल आयोग तक जाना पड़ा, वहां से भी आदेश निकला, उसके बावजूद सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सीधी सीधी बात है कि हाई कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं निजी स्कूल वाले, मनमानी कर रहे हैं और अभिभावकों पर प्रताड़ना कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश की बात कही दिनेश जी ने, वो आपको मैं समझाता हूँ। दरअसल लॉकडाउन के बीच पे कोर्ट ने स्कूलों पर प्रतिबंध लगाया था कि आप लोग, मतलब फीस वसूली पर रोक लगाया था कि आप लोग नहीं रोक सकते हैं। इसके खिलाफ 22 प्राइवेट स्कूलों के संगठन बनाकर बिलासपुर हाई कोर्ट में लोग पहुंचते हैं और उसके खिलाफ अपील लगाते हैं, जिसमें 27 जुलाई को कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें ट्यूशन फीस पर लगाई गई रोक को हटा दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि अब आप वसूल सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि कोर्ट में अपने आदेश में ये कहीं नहीं कहा कि ये पूरे प्रदेश में लागू होगी। केवल उन 22 प्राइवेट संचालकों के लिए ही ये बात कही गई। स्पेशली उसमें नहीं कहा गया है कि प्रदेश के सभी स्कूलों को इसी तरीके से देखा जाएगा। तो अनुराग जी, आप बताइए कि जो ये कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीज तो नहीं, या फिर क्योंकि कोर्ट ने यह साफ नहीं किया है कि ये पूरे प्रदेश में लागू होने वाला है? देखिए, जहां तक मुझे जी। समझ है, एक मैं चूंकि कानूनवेत्ता नहीं हूं इसलिए मैं इस बारे में बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इस चीजों को देख के कि जब कोर्ट का कोई आदेश होता है, वो आदेश समग्र रूप से ही देखा जाता है। अगर हम सिर्फ उस 22 स्कूलों की बात करें जिनको अगर कोर्ट ने राहत दी है, तो अगर बाकी स्कूल भी चले जाएंगे तो उसी आधार पर राहत मिल जाएगा, क्योंकि ये सामान्यतः कोर्ट की कार्यप्रणाली होती है। लेकिन जो बात दिनेश जी कह रहे हैं वो बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा है कि आप प्राइवेट स्कूल संचालक ट्यूशन फीस बस ले सकते हैं, और वो भी ऐसे पालक जो मजबूर है उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी कर दिया, परंतु ये तो वास्तव में शासन की जिम्मेदारी है कि इस ट्यूशन फीस की परिभाषा वो परिभाषित करे। क्योंकि आप समझिएगा, पूरे प्रदेश में अगर लेंगे तो 500 के आसपास प्राइवेट स्कूल हैं। अब हर स्कूल का अपना एक सिस्टम है, अपना एक संचालक मंडल है, अपना एक उद्देश्य है, अपने एक नियमावली है, तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए। लेकिन हर स्कूल में 400 से लेकर 3000 4000 तक के बच्चे हैं। अब
विषय यहीं पे आता है। दिनेश जी या कोई पालक संघ इसी विषय पे आंदोलन कर रहा है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, दिनेश जी उसको करेक्ट करेंगे, कि वो चाहते हैं कि इसमें शासन हस्तक्षेप करे और वास्तव में शासन तय करे कि ट्यूशन फीस क्या है और क्या होनी चाहिए। अब दूसरी बात मैं ये कहूंगा आदित्य जी, कि आप बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। क्या सिर्फ वो विद्यार्थी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट में भी इंग्लिश मीडियम में अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उसे ही हम विद्यार्थी मानेंगे, या फिर पूरे प्रदेश के सुदूर गांव में रहने वाले, सुदूर गांव की बात आप छोड़ दीजिए, रायपुर जैसे राजधानी से अगर आप 30, 40, 50 किलोमीटर दूर के गांव में भी जाएंगे, वहां रहने वाले छात्रों को भी आप छात्र मानते हैं। वहां भी प्राइवेट स्कूलें हैं, ठीक है, छोटा बड़ा अलग अलग प्राइवेट स्कूल है, वहां के लोगों को छात्र मानते हैं, क्योंकि जब आप छात्र हित की बात करते हैं, पालक हित की बात करते हैं, समग्र विषय लेके चलना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई की जहां तक बात है और ये फीस की जहां तक बात है, मुझे लगता है इसका क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, और वो क्लियरिफिकेशन की जिम्मेदारी शासन की है, क्योंकि चाहे संचालक और अभिभावक के मध्य जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर करने की पूर्णतः जिम्मेदारी शासन की है, जिसपे शासन अभी तक कोई कदम बढ़ाई है ऐसा मुझे व्यक्तिगत नहीं लगता है। शासन प्रशासन की अगर मैं बात करूं अनुराग जी, तो 31 तारीख को, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए नहीं है, 22 स्कूलों के लिए हालांकि कोर्ट ने कहा था, लेकिन शासन ने प्रशासन के जरिए 31 तारीख को एक सर्कुलर निकाला जिसमें प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों को संचालक महोदय ने भेजा था। उसमें लेकिन आदेश में जब प्रतिपत्र बना उसमें 28वां बिंदु गायब रहा, जब उसमें यह कहा गया था कि जो निर्धन पेरेंट्स हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उनको इस आदेश में मिली छूट के बाद भी उनको राहत दी जाएगी। अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करने का काम भी स्कूल प्रशासन को दे दिया गया। यानी कि जो पेरेंट्स हैं, वो निर्धन है, वो अपनी चीजें नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उनको स्कूल के पास ही जाना पड़ेगा। स्कूल उनके मापदंड तैयार करेगा, उनके आवेदन की जांच करेगा, उसका सत्यापन करेगा, उसके बाद उसको प्रशासन के पास भेजेगा। तो बचना प्रशासन से है, स्कूल से है, तो पेरेंट्स जाएं तो जाएं कहाँ? अब आप स्कूल इतने ईमानदार तो है नहीं कि सबके सब आवेदन स्वीकार करेंगे और वो प्रशासन तक पहुंचा देंगे। तो एक चीज यहाँ पर पेरेंट्स को ये असंतुष्टि देखने को मिल रही है। अनुराग जी। आदित्य जी, बिल्कुल आपने सही बात कहा। और पेरेंट्स कहाँ जाए? बिल्कुल पेरेंट्स को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, पेरेंट्स को पूर्ण रूप से शासन के पास ही जाना चाहिए। आखिर एक शिक्षा विभाग बना है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न दायित्व है, जिसमें अगर जिला स्तर पे सबसे बड़ा दायित्व माने तो जिला शिक्षा अधिकारी का होता है। मुझे लगता है पेरेंट्स को सिर्फ शासन के पास जाना चाहिए, और शासन का ये दायित्व है, क्योंकि अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो ये 2-4 या 5 या 2-4-5 हजार की संख्या में नहीं है, लाखों की संख्या में पेरेंट्स हैं, और उन पेरेंट्स के पीछे लाखों की संख्या में उनके अभिभावक हैं। तो ये जो भ्रम की स्थिति होगी, ये कहीं ना कहीं संघर्ष को जन्म देगी। देखिए, आज बहुत प्राथमिक स्थिति में है, और कोरोना का दौर सबको प्रताड़ित कर रहा है। ये भी मैं मानता हूं कि स्कूल पालक के अलावा स्कूल संचालकों को भी प्रताड़ित कर रहा है, और वो भी शासन की तरफ ही टकटकी लगा के देखेंगे। आप देखिएगा, किसी भी साल इस साल अगर बजट उठा के देखेंगे छत्तीसगढ़ शासन का, तो लगभग 9,000 करोड़ का बजट है छत्तीसगढ़ शासन का। और जबकि आपको मालूम है कि हालांकि ठीक है, बजट का 50% ही खर्च हो पाएगा, लेकिन इस साल में अगर वो अधोसंरचना मद में ना जाए, क्योंकि स्टूडेंट आएंगे नहीं, अगर वो छात्रावास निर्माण में ना जाए, अगर वो विभिन्न मदों पे खर्चा छोड़ के अगर वो कहीं सब्सिडी के रूप में इसका कुछ अंश भी अगर स्कूलों को देते हैं, तो मुझे लगता है पालकों को राहत मिलेगी और स्कूल संचालकों को भी राहत मिलेगी। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अभी मानसून सत्र आने वाला है, सही बात है कि मानसून सत्र दूसरे चीजों के लिए होता है, लेकिन जब आपदा आती है तो उस आपदा के निवारण के लिए जो जो संभव साधन होते हैं उसका क्रियान्वयन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दिनेश जी, आप लोग लगातार जो स्कूल प्रशासन है उनके द्वारा कहना चाहिए कि उनके द्वारा गलत व्यवहार आप लोग लगातार मीडिया के सामने भी रख रहे हैं कि उनके द्वारा गलत व्यवहार किए जा रहे हैं। लगातार जो कोर्ट ने कहा था कि आप फीस वसूली के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं, उसके बाद भी मैसेज करके, ईमेल के जरिए आप लोग पे दबाव बने, तो कैसे आप लोगों पे लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? किस तरह के मैसेज आते हैं सर? देखिए आदित्य जी, अभी आपने ही एक अच्छी बात कही। जो शासन ने एक आदेश निकाला है 31 जुलाई को, उसमें सिर्फ उन्होंने कंडिका, हाई कोर्ट के आदेश की कंडिका 31, 30, 21 और 33 किया गया है, और बाकी किसी भी जो अभिभावकों से संबंधित कोई भी उसमें बात लिखी गई है, उससे संबंधित कोई भी कंडिका का आदेश में कोई उल्लेख नहीं है, उसे गुप्त रूप से मतलब एक तरह से विलोपित कर दिया गया है। ये शासन की नीति समझ में आती है, इससे स्पष्ट होती है कि निजी स्कूलों के हितों की तो कंडिका उस आदेश में है,
परंतु हाई कोर्ट के द्वारा जो पालकों के पक्ष में जो एक आदेश जारी किया गया है उसका उस कंडिका उस पत्र में कोई उल्लेख नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है, जो किसी स्कूल का नाम ना लेते हुए मैं आपको एक बात बता सकता हूं, हाई कोर्ट को एक तरह से गुमराह किया गया है। वहां से गुमराह करते हुए आदेश लाया गया है कि ट्यूशन फीस, एक्चुअल में क्या है, ट्यूशन फीस 3-4 वर्षों से सभी निजी स्कूल वाले सभी मिश्रित फीस को ही मिश्रित करते हुए, मर्ज करते हुए ही ट्यूशन फीस का नाम दे दिया गया था और वही वसूली किया जा रहा था। एक्चुअल में उनका पहले वाइफेरिकेशन होता था, हर मद में अलग अलग पैसा लिया जाता था, पर कुछ पालकों या एसोसिएशन के जो 2-4 सालों से आती हो रही थी निजी स्कूलों की, उसमें विरोध के बाद इन्होंने एक नया फार्मूला अपनाया निजी स्कूलों वालों ने कि सभी मदों को, सभी जो फीस अलग अलग मद में लिए जाते थे उसको मिश्रित कर दिया गया, उसको सिर्फ ट्यूशन फीस नाम दे दिया गया। वही सिर्फ चीज को वहां पे उल्लेखित करवाया गया है, हाई कोर्ट में बताया गया है कि हमें सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की इजाजत मिले। वहां एक तरह से मतलब पूरी साक्ष्य को रखा नहीं गया, पूरी बातों को रखा नहीं गया। हाई कोर्ट में पूरी सही रूप से ना दस्तावेज प्रस्तुत किए, ना सरकार की तरफ से ना ही निजी स्कूल की तरफ से। और ये एक जो आदेश आया है वो एक तरफा आदेश है, सिर्फ ट्यूशन फीस। अब ट्यूशन फीस क्या होता है मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा। अभी के जो आदेश में है उसमें एक कागज आपको दिखाना चाहूंगा, एक स्कूल का है जिसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। इसमें आप पास से देख सकते हैं कि ये जो देखिए 33,220 रुपए ट्यूशन फीस दिख रहा है, ये मिश्रित फीस है ना। और एक्चुअल में क्या है, जो ट्यूशन फीस होना चाहिए ये आप देख सकते हैं, इनका वाइफरकेशन देख सकते हैं कि इसमें ट्यूशन फीस लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से 6,640 रुपए। एक्चुअल में 6,640 रुपए होना चाहिए, परंतु इन लोग इसको मिश्रित करते हुए 32,000 रुपए वसूल किया जा रहा है, जो कि एक मतलब प्रताड़ना ही है, एक हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। दिनेश जी, मैं आपको रोकते हुए एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपको आप देते हैं और फीस का अगर आपको इनपुट मिले, यानी कि लॉकडाउन के बीच भी अगर आपके बच्चों को शिक्षण मिले, तो शायद पेरेंट्स इससे नाराज नहीं होंगे वो फीस भी देने के लिए। तो क्या जो समूची बात कही जाती है कि लॉकडाउन के बीच बच्चों को शिक्षा मिलेगी, ये जो प्राइवेट स्कूल के संचालक कहते हैं कि वीडियो कॉल के जरिए पढ़ाया जाएगा, उनके कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे, उनको लर्निंग कराई जाएगी, तो क्या स्कूल सच में खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं पेरेंट्स के नजरिए से? देखिए, इसमें भी मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, स्कूल खुद दोहरी नीति अपना रही है। आपको यदि स्कूल एसोसिएशन की बात कर रहे हैं जो कि हाई कोर्ट जाके अभिभावकों के खिलाफ आदेश लाए, क्या वही एक मिनट में अपनी पूरी बात करना चाहूंगा, क्या हाई कोर्ट स्कूल एसोसिएशन हाई कोर्ट जाके सरकार से क्या राहत आपदा फंड की मांग नहीं कर सकते थे? उनको अभिभावकों से ही फीस वसूली करना जरूरी था, वही आदेश लाना जरूरी था। ये एक उन्होंने बहुत बड़ी अपनी गलती कर दिखाई है कि हम सेवा भावना से काम नहीं कर रहे हैं, हमको पैसे के लिए काम कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमको बिजनेस के हेतु चलाने के लिए पैसा चाहिए और हम अपने कस्टमर से लेंगे। ये यहाँ पे सेवा भावना की चीज को खत्म कर दिए हैं। यदि वही चीज यदि हाई कोर्ट में जाके सरकार से राहत आपदा फंड मांगते, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सैलरी मांगते, तो शायद अभिभावक भी उनकी इज्जत करते हुए स्कूलों के पक्ष में आ जाते। हर एसोसिएशन, हर कोई उनकी इज्जत करता, पर आज वो अपनी जो छवि को धूमिल कर चुके हैं स्कूल वाले, वो साफ बता दिए हैं कि हम व्यवसायीकरण कर चुके हैं, हम व्यवसायिक दृष्टि से चला रहे हैं, सेवा भावना हमारी खत्म हो चुकी है। जी आदित्य जी, हेलो। ये बात हुई पेरेंट्स एसोसिएशन से दिनेश जी की, लेकिन हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि स्कूल जगत जो है, प्राइवेट स्कूल है, उनका भी एक अर्थतंत्र होता है। लॉकडाउन के बीच बुरी तरह से उनको भी मार पड़ी है कि आपको पढ़ाना भी है, आपको अपने टीचर्स को सैलरी भी देनी है। तो अनुराग जी, आर्थिक तंत्र को भी मजबूत में ध्यान को सरकार को रखना पड़ता कि क्या हम एक राहत पैकेज की दरकार देखते हैं। अनुराग जी, मतलब कैसे इसको नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि अब लॉकडाउन के बीच बच्चों को समझ में आ गया है, पेरेंट्स को भी समझ में आ गया है कि स्कूल इतने जल्दी खुलने वाले नहीं है, और स्कूल प्रशासन को भी ये समझ में आने लगा है कि इतनी जल्दी नहीं खुलेगा, तो हमको अपने टीचर्स को भी बांध के रखना है कि हम छोड़ नहीं सकते। तो स्कूल जो संचालक है वो भी दुविधा में है, तो वो कैसे सामने का रास्ता देखते हैं? देखिए आदित्य जी, छत्तीसगढ़ में आपको मालूम होगा कि स्कूल संचालन में बड़ा नियम है
कि आप बिना लाभ और बिना हानि के ये स्कूल चलाएंगे, मतलब स्कूल को लाभ का केंद्र नहीं माना गया है। उसमें स्पष्ट, मतलब इस अधिनियम में स्पष्ट आदेश है कि स्कूल बिना लाभ के ही चलना चाहिए, बिना हानि की बात नहीं कर सकता मैं। तो पूर्व में जो स्कूल चला रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप स्कूल संचालकों की भी बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार है स्कूल संचालकों के। अगर मैं अपने स्कूल का बात करूं तो मैं निम्न मध्यम वर्गीय प्राइवेट स्कूल चलाता हूं और ऐसे क्षेत्रों में चलाता हूं जहां पे शिक्षा का बड़ा अभाव है। रायपुर में भी, या शिक्षा का अभाव, यह बोलना चाहिए कि आर्थिक अभाव बहुत है। स्कूल संचालकों में भी विभिन्न प्रकार के स्कूल संचालक है, निम्न मध्यम वर्ग और हायर वर्ग, हाई क्लास के स्कूल संचालक। मुख्य दिक्कत तो मुझे ये समझ में आ रही है कि मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय में ये दिक्कतें बहुत ज्यादा है। उच्च वर्ग में भी ये दिक्कतें होंगी या खुल के नहीं बोल पा रहे होंगे। तो चूंकि शासन ने आदेश किया है कि इस लॉकडाउन में शिक्षकों को तो उनका वेतन देना है, तो मैं दिनेश जी की बात पे समर्थन करूंगा कि वास्तव में शासन को एक कमेटी बनानी चाहिए। मैं उसमें व्यक्तिगत सलाह भी देना चाहूंगा। शासन अगर चाहे तो संचालक मंडलों की एक कमेटी बनाए, मतलब सारे जितने भी स्कूल के संचालक मंडल है उनकी एक कमेटी बने, वो आपस में बैठ के तय करे कि वास्तव में ये ट्यूशन फीस कितनी है। क्योंकि स्पष्ट आदेश है कि अब बिना लाभ के इस स्कूल को चलाना है, तो फिर आप लाभ की तो बात कर ही नहीं सकते। आप एक संचालक मंडलों की समिति बनाइए जिसमें पालक संघ के भी लोग हों और शासन के लोग हों। वहां बैठ के तय हो कि वर्तमान में लॉकडाउन के समय में स्कूल के खर्च क्या क्या हो रहे हैं। क्योंकि जैसे दिनेश जी ने बताया कि मिश्रित फीस ली जा रही है, ये वास्तव में सही बात है, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स भी है, एनुअल फंक्शन भी है, अदर करिकुलम एक्टिविटीज भी है, असेंबली भी है। इस लॉकडाउन के समय में एक स्कूल मेंटेनेंस और टीचर्स, मुझे लगता है इसके अलावा और कोई फीस नहीं होनी चाहिए। क्या बोलते दिनेश जी? मैं भी अब समझ रहा हूँ, एक स्कूल टीचर्स को पढ़ाने की और उसके लिए संबंधित उपकरणों की, और दूसरा मेंटेनेंस की। इसके अलावा जितने भी खर्च है वो मीटअप हो चुके हैं साल भर के लिए, या ये कहना चाहिए कि कोरोना काल के लिए। तो एक कमेटी का निर्माण होना चाहिए और शीघ्र होनी चाहिए। आपातकालीन कमेटी जैसा ये एसआईटी गठित करती है ना कांग्रेस सरकार हर चीज में, वैसे ही एक कमेटी गठित होनी चाहिए जो त्वरित कार्य करे। उसमें स्कूल संचालक भी रहे ताकि उनके भी हितों का नुकसान ना हो। क्योंकि एक बात आप समझिएगा, अगर ये स्कूल संचालक स्कूल नहीं चला पाएंगे तो भी कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पालकों का ही और छात्रों का ही होगा। तो उनके हितों को भी ध्यान रखते हुए स्कूल संचालक उस समिति में हो, बहुत आयतन में स्कूल संचालक हो, निगरानी के लिए शासन के व्यक्ति हो और अपने हितों की रक्षा के लिए पालक संघ के भी लोग हो। ये बैठ के पूरे स्कूलों का एक खर्चा तय करें, एक इस खर्चा निकालें, या तो फिर कुछ ऐसा तय हो, ये संचालक तय करें कि किसी स्कूल का ट्यूशन फीस कितना होना चाहिए। ये मिश्रित ट्यूशन फीस तो सचमुच हटना चाहिए, क्योंकि हम जैसे छोटे स्कूलों का तो अलग अलग ट्यूशन फीस है और हम सिर्फ ट्यूशन फीस का ही जो जायज पैसा है उसकी मांग कर रहे हैं, वो भी हमें मालूम है कि बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो छात्र हैं वो एकदम निर्धन छात्र हैं। अब निर्धन छात्र की बहुत स्पष्ट परिभाषा हो सकती है कि जो बीपीएल कार्डधारी है उसको तो निर्धन छात्र माने ही लो। एपीएल में भी एक तय करे सरकार के, हाँ भाई इतनी आय वर्ग का व्यक्ति है, वो एपीएल में भी इतने आय वर्ग का व्यक्ति है, वो उसको ट्यूशन फीस में छूट मिलनी चाहिए। अब एक बात बताइए, भूपेश सरकार कहती है कि लॉकडाउन के पीरियड में हम भोजन भी दे रहे हैं, मध्याह्न भोजन भी दे रहे हैं और गरीबों को घर में 5 किलो 10 किलो अनाज भी दे रहे हैं। आप इस स्थिति में है कि अनाज दे रहे हैं तो शिक्षा तो उससे बाद आता है ना, पहले तो भोजन आता है उसके बाद ही शिक्षा आता है। आप अनाज की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन शिक्षा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि शासन को इस बारे में बहुत गंभीरता से, बहुत ज्यादा गंभीरता से ध्यान करना चाहिए। इन सब की शीघ्र बैठक बुलाएं। देखिए प्राइवेट स्कूल भी कई हद तक पढ़ा रहे हैं पूरे, मैं फिर वही बात करता हूं, जब प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो 50% वो स्कूल छूट जाते हैं जहां नेट की सुविधा नहीं है, या अभी भी पूरे प्रदेश में जहां जहां नेट में थोड़ी दिक्कतें हैं, रूरल क्षेत्रों में थोड़ी दिक्कतें हैं, तो वहां कैसे स्थिति होगी। इन सारी चीजों के लिए शीघ्र शासन की एक कमेटी बननी चाहिए। उस कमेटी में पालक संघ भी हो, पालक संघ, और उस कमेटी में वो भी हो, स्कूल के संचालक भी हो, और इस पे तय करें। मतलब ये मान के चलिए कि कैसे भी हो शासन को ही ये तय करना पड़ेगा, अन्यथा स्थितियां हाथ से बिगड़ती जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। ये एडवाइस मुझे बहुत अच्छी लगी कि कमेटी बना के इन चीजों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर मॉनिटरिंग करेंगे तभी समस्याएं, उनके सॉल्यूशन के बारे में हमें पता चलेगा। दिनेश जी, आप लोगों ने जो बाल संरक्षण आयोग में प्रभा दुबे जी के पास जो शिकायत की थी, उसके बाद उन्होंने पत्र लिखा, तो उस पे कितनी कार्रवाई देखने को मिली है? क्या जिनके मैसेज आ रहे थे, ईमेल आ रहे थे, उनमें कुछ रोक हुई है, या फिर जो रवैया स्कूल संचालकों ने पहले अपना के रखा था शायद उसी तरह का कुछ अभी भी देखने को मिल रहा है? देखिए, निजी स्कूल संचालकों का रवैया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और चाहे वो आयोग के पास हम चले जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री तक चले जा रहे हैं, इनकी मनमानी बिल्कुल चरम सीमा पे है, जिसको सरकार नहीं रोक पा रही है। क्योंकि
कहीं ना कहीं सरकार मौन है, और मौन होने के कारण उनको भी समझ में आ रहा है कि मौन होना है मतलब हमको कहीं ना कहीं छूट मिली हुई है, और इस छूट का वो बिल्कुल फायदा उठाते हुए कर रहे हैं। और जहां अधिसूचित फीस की बात है, हमारी मांग कंटिन्यू है कि सरकार जो ट्यूशन फीस को अधिसूचित करे, और उसमें हमने एक अच्छी मतलब एक प्रस्ताव भी सरकार को भेजा हुआ है हमारे पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से। जब सरकार जो है गरीब बच्चों के लिए एक फीस मानक तय कर चुकी है, जिसमें कि नर्सरी से लेके कक्षा 5वीं तक के बच्चों को 7,000 रुपए, और कक्षा 6वीं से लेके 8वीं तक के बच्चों के लिए 11,400 रुपए, और कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए लगभग 15,000 रुपए प्रति वर्ष का निर्धारण सरकार तय की हुई है, जो कि प्राइवेट स्कूल वाले लेते हैं, सभी स्कूल वाले लेते हैं, और उसमें कभी कोई आपत्ति नहीं करता। जब प्राइवेट स्कूल वाले सरकार के मानक को तय किए हुए मानक को ग्रहण करते हैं और कर रहे हैं कंटिन्यू, तो क्या गरीब बच्चे और अमीर बच्चे या मध्यम वर्गीय बच्चे अभी क्या अंतर है, और या पढ़ाई में अंतर है? तो अभी उस मानक को सभी बच्चों के लिए क्यों नहीं निर्धारित कर दिया जाता, क्यों नहीं तय कर दिया जाता है, जिससे कि ट्यूशन फीस की जो एक दिक्कत सामने आ रही है, जिसमें कि मनमानी जो ढंग से ट्यूशन फीस लिया जा रहा है, उस चीज को खत्म किया जा सकता है सरकार के द्वारा। परंतु सरकार मौन है, ये सबसे बड़ी बात है कि जिसमें कि अभिभावक प्रताड़ित है और निजी स्कूल को मनमानी करने का अवसर मिल रहा है। अनुराग जी अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं सवाल पूछूंगा। आपने उंगली उठाई थी अनुराग जी। हाँ, मैंने इसलिए उंगली उठाई थी कि मैं दिनेश जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। संचालक सारे प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, इस बात नहीं है। हाँ, और संख्या कुछ हो सकती है, लेकिन पूरा होगा दिनेश जी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे बातों पे थोड़ा सा समर्थन कर रहे, सारे नहीं। मैं यहाँ क्लियर कर दूं। अनुराग सर का कहना ये है कि जो मध्यम वर्गीय जो स्कूल है, जिनको पास बहुत सारे संसाधन नहीं है, अब जिनके पास वीडियो कैमरा ही नहीं है, तो वो बच्चों को अपने कैसे पढ़ाएगा, कैसे उनके जो शिक्षक हैं उनके पास तकनीक का ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे बच्चों तक पहुंच पाएगा। तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, और बीच का रास्ता भी हमें चुनना है। पेरेंट्स को भी बीच का रास्ता चुनना है, और स्कूल प्रशासन को भी बीच का रास्ता चुनना है। सरकार को भी लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी। लेकिन आप दोनों, क्योंकि पेरेंट्स भी हैं, अनुराग जी भी पेरेंट्स हैं, दिनेश जी भी पेरेंट्स हैं, एक मैं कहना चाहिए गैर राजनीतिक या फिर आप लोगों से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बच्चों की लाइफ इस बीच में कैसी चल रही है। आपके बच्चे भी शायद ऑनलाइन क्लासेस करते होंगे, उन पर क्या इफेक्ट पड़ा है? पहले अनुराग जी बताइए, फिर दिनेश जी के पास जाऊंगा मैं। देखिए, एक बात तो सही है, मतलब मैं कहीं ना कहीं इस चीज को तो स्वीकार करूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस चालू होने से कहीं ना कहीं बच्चे तो एंगेज हुए हैं, लेकिन कई बार स्थिति ये होती है कि आधा ज्ञान ना ज्ञान से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और आपने एक बात आदित्य जी बिल्कुल सही कही, ये मध्यम वर्गीय स्कूल नहीं, ये हायर बड़े स्कूलों की भी यही दिक्कत है। टीचर्स कैमरा फ्रेंडली नहीं है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। टीचर अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन अब विशेषज्ञता के अनुसार अलावा उनको एक विशेषज्ञता चाहिए जब उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, एक विशेषज्ञता चाहिए कि कितने एमबीपीएस में कितने बच्चों तक सारी बात पहुंच पाएगी। तो कहीं ना कहीं फर्क तो ये पड़ा है कि बच्चे थोड़ा नेटवर्क है कि नहीं, ये भी हमको चेक करने वाली बड़ी बात होगी। मतलब नेटवर्क हमारे संचालक के पास भी, टीचर्स के पास भी और बच्चों के पास भी। लेकिन एक बड़ी बात मुझे लगता है कि बच्चों में ये शिक्षा से एडजस्ट तो होना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ और नए प्रयोग की आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल में बच्चों को भेजना मतलब समग्र विकास की बात करते हैं, ना शैक्षणिक विकास, हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, मानसिक विकास की बात करते हैं, एक समग्र विकास की बातें करते हैं। अभी बच्चा कुछ हद तक तो मतलब अगर उसको छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि ना मामा से काना मामा अच्छा, तो थोड़ा तो शिक्षा की तरफ जो एकदम ही डिसकंटिन्यू हो गया था, ये कहना चाहिए कि एकदम छूट मिल गई थी, थोड़ा तो साथ आया है, लेकिन मुझे लगता है ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा इसमें प्रयोग की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा दूसरे रास्ते निकालने पड़ेंगे, तो ही बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। अन्यथा एक साल खराब होना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। दिनेश जी, क्योंकि अभी तक बच्चों को ऐसी आदतें नहीं थी कि टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने, मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ाई कर पाना, तो एज अ पेरेंट्स कितनी मुश्किलें होती है उनको इन चीजों में एंगेज कराना, उनका ध्यान केंद्रित कराना और उनसे ऐसे पढ़ाई करवाना? देखिए क्या है, पेरेंट्स भी इस चीज के आदी नहीं थे, और अब कई पेरेंट्स तो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग वाले हैं, यदि उनको जॉब में जाना है तो उस टाइम यदि पढ़ाई कर रहा है बच्चा और उस समय पेरेंट्स को बैठना पड़े, तो उसका शायद कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति के कारण जो हालत खराब है, एक उनकी स्थिति खराब हो चुकी है, पैसा उनको अर्न करना जरूरी है,
या पैसा अर्न करें कि बच्चे की पढ़ाई करें। एक तो दोहरी मार पड़ रही है पालकों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे हैं वो भी मोबाइल का सही उपयोग कर रहे हैं कि गलत उपयोग कर रहे हैं, ये चीज आप कैसे तय करेंगे? क्योंकि आप सार्वजनिक है, आप देख सकते हैं कि अचानक से मोबाइल खोलो तो उसमें ऐसे ऐसे ऐड आते हैं कि आप और हम भी शर्मसार हो जाते हैं यदि परिवार के बीच में बैठते हैं। तो उन बच्चों पे क्या असर होगा, और उसका तो कोई आज तक सरकार रोक नहीं पाई ऐसे ऐड को, तो फिर हम कैसे रोक पाएंगे? तो आप समझ सकते हैं ऑनलाइन में वो बच्चे अच्छा ज्यादा सीखेंगे कि ज्यादा बिगड़ेंगे। अब इसका मानक कौन तय करेगा? इसके लिए सरकार को ही कुछ सही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई सरकार पे ही डिपेंडेंट है। स्कूल भी हो चाहे पालकगण, हर कोई सरकार के ऊपर ही जाना पड़ेगा और सरकार से ही कुछ ऐसा मानक तय करवाना पड़ेगा कि बच्चों की शिक्षा सही रूप से हो पाए, ना शिक्षकों को दिक्कत हो ना पालकों को दिक्कत हो। क्षमा चाहूंगा दिनेश जी, क्षमा चाहूंगा जी, क्षमा चाहूंगा दिनेश जी। मुझे लगता है कि अपने बच्चों के लिए पूर्णतः सरकार पर निर्भर होना, ये कहीं ना कहीं हमारी भी दिक्कतें हैं। अगर हम एक तरफ बात करें कि उस मोबाइल पे बच्चा क्या देख रहा है, ये चिंता जायज है, लेकिन बच्चा जब हमारा स्कूल जाता था तो बच्चा कहाँ जा रहा है ये भी तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना पड़ता था। हमें तो मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, बच्चों में संस्कार बढ़ाना पड़ेगा, ये हमारा भी दायित्व है। पूर्ण रूप से हम किसी भी सरकार पर निर्भर होता है। मुझे लगता है कि दोनों मिलके, बल्कि तीनों मिलके, तीनों पालक, अभिभावक, संचालक और सरकार, तीनों मिलकर ये अगर बात काम करें तो सब बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूंगा, मुख्य जिम्मेदारी तो सरकार की है। क्यों वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देना चाहता है मुझे समझ में नहीं आता। आखिर पालक वर्ग भी अपनी जगह परेशान है, स्कूल संचालक भी परेशान है। सरकार को बहुत जल्दी उस पर कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, अन्यथा पालक और अभिभावक की जो लड़ाई है वो खतरनाक मोड़ लेते जा रही है धीरे धीरे। क्योंकि पालक के स्कूल संघ दबाव बनाने लगा फीस पढ़ाइए, पालक सक्षम नहीं है फीस पढ़ाने में। तो ये आंदोलन या क्या मालूम प्रदेश सरकार कुछ ऐसी स्थिति देखना चाहता है कि दोनों उग्र हो जाएं। तो मुझे लगता है ये आगे वाले भविष्य के लिए दोनों के लिए बहुत घातक है। सरकार को शीघ्र निर्णय लेकर इसमें हस्तक्षेप करके बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ये उनका दायित्व है और उससे वो भाग नहीं सकते। बिल्कुल सही, मेरा भी कहना वही था। आप देख रहे थे हमारे साथ दोनों पैनलिस्ट जुड़े। टीआरपी हमेशा कोशिश करता है कि सिक्के के दोनों पहलू को आप तक पहुंचाया जाए। तो हमारे साथ पेरेंट्स एसोसिएशन से दिनेश जी थे और स्कूल संचालक के तौर पर अनुराग जी भी थे, जो अच्छी खासी उन्होंने अपनी बात हमको समझाई है। किस प्रकार पेरेंट्स भी परेशान हैं, किस प्रकार शिक्षकों के पास भी थोड़ा अभाव है, और किस प्रकार टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाकर सरकार मॉनिटरिंग करके शिक्षण व्यवस्था को मजबूत बना सकती है। पेरेंट्स किस तरह से सफर कर रहे हैं, बच्चों पर क्या असर पड़ा है, इन तमाम चीजों पर हमने चर्चा की अपने कार्यक्रम में। आप दोनों ने अपना विशेष समय हमें दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की खबरों के लिए देखते रहें टीआरपी न्यूज।